नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ बजट क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एमसीक्यू के बारे में। तो इंटरनेशनल ट्रेड के जो एमसीक्यूज है 2022 का जो पेपर है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पेपर है वो किस तरह से होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द रेसिप्रोकल डिमांड ऑफ द कंट्री ए। कंट्री ए के लिए कौन सा पॉजिटिव इफेक्ट होगा जो रेसिप्रोकल डिमांड के अंदर आता है। If the demand of the country A's product sharply falls in the trade partners country, यानी ट्रेड पार्टनर कंट्री से पार्टनर कंट्री से अगर उसका प्रोडक्शन शार्पली फॉल हो रहा है यानी कम हो रहा है, या फिर सेकेंड है इफ द पार्टनर्स कंट्री अडॉप्ट एन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, यानी वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट्स ढूंढ लेता है, या फिर इफ देयर इज एन शार्प इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द कंट्रीज एज प्रोडक्ट इन द पार्टनर कंट्री के साथ उसका जो डिमांड है उसकी प्रोडक्ट का वो बढ़ रही है, या फिर द इम्पोर्ट फ्रॉम द नेशन बी इज रिप्लेस्ड बाय द ट्रेड विद द अदर नेशंस के साथ उसका जो ट्रेड है वो उसके साथ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस कंट्री का जो डिमांड है वो अगर बढ़ गई तभी वो इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएगी। तो यहाँ पे जो है इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द कंट्री इज प्रोडक्ट इन द पार्टनर कंट्री, सो आंसर रहेगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि assume the German worker can produce 4 watches per hour and the 12 rings per hour. If the German does not practice international trade, then which of the following is true? कौन सी चीज सही रहेगी। यानी अगर जितने टाइम 1 घंटे में 4 वॉच बनाता है तो 1 घंटे में वो 12 रिंग बना सकता है। तो जर्मनी के लिए क्या सही है। डोमेस्टिक प्राइस इज अ 1 रिंग इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉच। तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा कि अगर आपको रिंग के हिसाब से कैलकुलेशन करना है तो आप कैलकुलेट करो कि 12 रिंग के अगेंस्ट आप 4 वॉचेस बना सकते हो। तो फॉर वन रिंग इज हाउ मच, 1 रिंग के तहत क्या होगा। तो आपको क्या आ जाएगा, दैट इज 4/12। तो आपका 1/3 होगा। यहाँ पे 1/4 आ रहा है तो नहीं है। सेकेंड, 1 रिंग इज इक्वल टू 3 वॉचेस, तो वॉचेस बढ़ जाएगी यानी 48 हो जाएगी। सॉरी 1 रिंग इज इक्वल टू 3 वॉचेस है तो 12 रिंग के हिसाब से 48 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सॉरी, तो यहाँ पे तो सिर्फ 4 वॉचेस है तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं है। डोमेस्टिक प्राइस इज 1/3 ऑफ दिस वॉचेस, तो आंसर हमारा रहेगा सी। ओके, और डोमेस्टिक प्राइस 1 is equal to 12 वॉचेस वो भी गलत हो जाएगा। सो आंसर इज सी, दैट डोमेस्टिक प्राइस इज 1 रिंग इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, सपोज द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ द 2 कंट्रीज। देश दुनिया के अंदर 2 देश हैं, यूके और स्पेन, एंड प्रोड्यूसिंग 2 गुड्स, 2 तरह की चीजें बनाता है, फूड एंड क्लॉथ। सो दोनों दोनों कंट्री दोनों चीज बना सकती है। नाउ आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही होगा। If the UK has an absolute advantage in the productions of the food, and then Spain must have an absolute advantage in production of clothing। यानी एक का एब्सोल्यूट एडवांटेज अगर फूड में है तो मान लेते हैं कि दूसरे का एडवांटेज क्लोथिंग में रहेगा। सेकेंड कि यूके हैज एन कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शंस ऑफ द फूड एंड स्पेन माइट हैव देन कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फूड। यानी एक दोनों का फूड में रहेगा, दोनों का फूड तो पॉसिबल नहीं है। ओके, थर्ड, if the UK has a comparative advantage in the productions of the food, then it must have then comparative advantage in the production of clothing। यानी यूके का अगर फूड में एडवांटेज है तो क्लोथिंग में भी एडवांटेज, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। ओके, if the UK has a comparative advantage in the productions of the food, then Spain must have comparative advantage in the producing of clothing। ये हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करें तो यहाँ एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो आपका सही रहेगा। सो यहाँ पे प्रोडक्शंस ऑफ द फूड इन यूके, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज यहाँ पे लिखा जाएगा, तो आंसर विल बी ए। सो यूके का एब्सोल्यूट एडवांटेज एक चीज में है, फूड में है सपोज, तो स्पेन का कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज हो जाएगा हमेशा क्लोथिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर ऑफ द डिफरेंशिएटिंग द इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। सो कौन सी चीज इसको फैक्टर नहीं है इसका, कि एक तो फैक्टर मोबिलिटी होता है इंटरनेशनल नेशनल दोनों के, इंटरनेशनल और इंटरनल में। मॉनेटरी यूनिट्स भी होता है। और थर्ड है प्रोडक्ट मोबिलिटी। फोर्थ होता है एनवायरमेंटल। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल पॉलिसी मैच नहीं कर रहा। फैक्टर मोबिलिटी मॉनेटरी यूनिट्स दोनों का अलग अलग हो सकता है। प्रॉपर प्रोडक्ट मोबिलिटी, हमारी प्रोडक्ट यहाँ से वहां जाएगी, वहां से यहाँ आएगी। फैक्टर्स भी आ जा सकते हैं लेकिन एनवायरमेंटल पॉलिसीज यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगी। तो आंसर इज डी, नॉट अफेक्टेड फैक्टर्स है एनवायरमेंटल पॉलिसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरिकलिस्ट एडवोकेट्स क्या किस किस को मैरिकलिस्ट एडवोकेट करता है, कौन सी चीज बता रहा है? फ्री ट्रेड, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड, डिविजन्स ऑफ द लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, या फिर नो ट्रेड? तो मैरिकलिस्ट जो है वो यहाँ पे फ्री ट्रेड को एडवोकेट करता है। सो आंसर इज ए, दैट इज फ्री ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज, कौन सा फैक्टर है जो इंटरनेशनल ट्रेड को इंपॉर्टेंट देता है? फर्स्ट थिंग, variety of the goods and services, need to be the part of global economy, technological advancement of the some countries, and the price differential। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों कंट्री की प्राइस में अगर डिफरेंशिएट आता है, तो अगर हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट सस्ती मिलती है, ओके, यानी यहाँ पे जो चीज महंगी मिलती है और सपोज इंटरनेशनल में वो सस्ती मिलती है, तो हम क्या करेंगे? खुद नहीं बनाएंगे, हम बाहर से मंगवा लेंगे। सो इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा। सो प्राइस डिफरेंशियल इज अ मेजर फैक्टर। तो इंपॉर्टेंट कॉज होगा डी, दैट इज प्राइस डिफरेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है identical supply conditions in the home and foreign country, but the inelastic demand in the home country and the elastic demand in the foreign country will result into foreign। so identical conditions की यहाँ बात करते हैं कि दोनों कंट्रीज के अंदर जो identical condition है वो कौन कौन सी है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास है लोअर द प्राइस इन फॉरेन कंट्री, या फिर हायर द प्राइस इन द हायर प्राइजेस इन द फॉरेन कंट्री, स्पेलिंग मिस्टेक है। लोअर प्राइस इन द होम कंट्री, या फिर इक्वल प्राइस इन द बोथ कंट्री। तो इक्वल प्राइसेस अगर रही तो सपोज हमारा होगा ही नहीं। लेकिन अगर हमारे यहाँ इनइलास्टिक डिमांड है, यानी इनइलास्टिक डिमांड का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन द प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड आर मोर इनइलास्टिक, यानी जितने प्राइस में चेंज होगा उससे ज्यादा हमारा डिमांड में चेंज हो जाता है। ओके, और फॉरेन कंट्री में इलास्टिक डिमांड है, तो हम क्या करेंगे? लोअर प्राइस जो फॉरेन कंट्री में अगर होती है, तो इट रिजल्ट इन द फॉलोइंग, हमारा लोअर प्राइस जो है वो इफेक्ट कर जाएगा फॉरेन कंट्री का। सो आंसर विल बी द ए, दैट इज लोअर प्राइस ऑफ द फॉरेन कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच ऑप्शन डज नॉट रिफ्लेक्ट द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कौन सी चीज ऐसी है जो इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट्स में नहीं आती? It leads to cost advantage and the work specialization. It encourages the monopoly of the domestic market. It works as a substitutes in the mobility of the resources. या फिर it brings a price equilibrium in the domestic and foreign market। तो कॉस्ट एडवांटेज तो होता है इसके अंदर, क्योंकि आप स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। एनकरेज मोनोपोली को ये कभी आपको इंटरनेशनल ट्रेड कभी भी मोनोपोली को एनकरेज नहीं करता, ऊपर से डिस्करेज करता है मोनोपोली को। सो सो आंसर विल बी बी, कि यहाँ पे मोनोपोली या फिर डोमेस्टिक मार्केट में नहीं होगी। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to Adam Smith's classical theory, which of the following can be associated with the international trade? कौन सी चीज है एडम स्मिथ के हिसाब से कि जो इंटरनेशनल ट्रेड के साथ कनेक्टेड है? विन विन सिचुएशन होगी, विन लॉस सिचुएशन होगी, कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, या फिर ट्रेड बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉल कंट्री? तो एडम स्मिथ बोलते हैं जो उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी जो मेंशन किया हुआ है एडम स्मिथ ने, उसके अंदर एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ अगर इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो दोनों को फायदा होगा। तो इट्स एन विन विन सिचुएशन। सो आंसर विल बी ए, दैट इज विन विन सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कुछ इस तरह से टेबल दिया गया है और पूछा गया है यूज द इंफॉर्मेशन इन द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द थियरी सजेस्टेड बाय द डेविड रिकार्डो, जापान शुड, तो यहाँ जापान को क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट द स्टील टू द साउथ कोरिया, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल एसी यूनिट्स टू द, सॉरी थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, इसके अंदर हमारे पास आप देख सकते हो कि साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया जो है वो अगर आप देखें तो स्टील का प्रोडक्शन ज्यादा करती है, ओके, कंपैरेटिवली। ओके, और जापान और उसके बारे में इंडस्ट्रियल एसी की बात करें तो साउथ कोरिया इंडस्ट्रियल एसी भी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि साउथ कोरिया को स्टील का प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल एसी दोनों के अंदर उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ओके, दोनों चीज में। तो ऐसे केसेस के अंदर जापान के पास कोई भी एडवांटेज नहीं है, सो नॉट टू एंटर द ट्रेड विद द साउथ कोरिया। तो उसको जापान को क्या करना चाहिए? कोई बेनिफिट नहीं होगा उसको, तो उसको नॉट एंटर द ट्रेड विद द साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के साथ उसको कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए।
सो आंसर विल बी डी, द नॉट एंटर्ड द ट्रेड विद द साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, यही क्वेश्चन हमें दिया गया था। इन केस देयर इज एन इंटरनेशनल ट्रेड, सपोज इंटरनेशनल ट्रेड होता भी है the both the countries, what would be the maximum amount of steel that South Korea would be willing to export the Japan in exchange of 1 unit of industrial AC? सपोज ऐसे केसेस में अगर जापान इंडस्ट्रियल एसी को बात करते हैं और साउथ कोरिया क्या करता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टील दैट साउथ कोरिया वुड विलिंग टू एक्सपोर्ट। साउथ कोरिया अगर ऐसा करता है कि वो स्टील बनाता है और जापान बोलते हैं कि भी हम क्या करेंगे, 1 unit ऑफ इंडस्ट्रियल एसी बनेंगे, तो आप देख सकते हो कि दोनों का अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा जाए तो दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में साउथ कोरिया और जापान कंपैरेटिवली जापान का बनता है। तो ऐसे केसेस के अंदर 1.5 दैट इज 1 unit ऑफ इंडस्ट्रियल एसी के अगेंस्ट में 1 unit ऑफ स्टील इज बेटर कंडीशन। सो आंसर विल बी बी, दैट इज 1 ton ऑफ द स्टील। एक एसी के बदले में एक स्टील दिया जाएगा। अच्छा, इसी में तीसरा क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द 1 industrial AC ऑफ द जापानीज। इंडस्ट्रियल एसी और दोनों का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि दोनों के अंदर क्या प्रोडक्शन होता है। ऐसे केसेस में देखा जाए तो साउथ कोरिया अगर 100 टर्न्स बनाता है तो 80 खुद यूज करेगा और 20 जापान को दे देगा। और जापान क्या करेगा, 60 यूनिट्स अगर बनाता है तो 20 खुद रखेगा और 40 किसको दे देगा, साउथ कोरिया को दे देगा। तो ऐसे केसेस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एसी की बात करें जापान की, तो वो आएगा दैट इज 1 ton ऑफ द स्टील। यानी सेम एक इंडस्ट्रियल के बारे में एक स्टील का जो हमें ऊपर क्वेश्चन दिया गया था उसके रिलेटेड क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन, किस तरह से टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होती है। वेयर द ऑफर कर्व ऑफ द बोथ द कंट्रीज आर टेंजेंट विद ईच अदर, ऑफर कर्व एक दूसरे को टेंजेंट यानी स्पर्श करते हैं सिर्फ, ऑफर कर्व बोथ द कंट्रीज इंटरसेक्ट टू ईच अदर, या फिर ऑफर कर्व ऑफ द कंट्रीज बिकम पैरेलल। सो द ऑफर कर्व ऑफ द शिफ्ट द पैरेलल अपवर्ड। देखो यहाँ पे ऑफर कर्व हमें पता है एक कर्व होता है, ओके, जो एक सी शेप और इनवर्स सी शेप बनाता है। ऐसे केसेस के अंदर जब दोनों इक्वल यानी इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे दोनों का क्या होगा, फ्री टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होता है। तो ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो उसके ऑफर कर्व का इंटरसेक्शन डिसाइड करता है। सो आंसर विल बी बी, द ऑफर कर्व ऑफ द बोथ द कंट्रीज इंटरसेक्ट विद ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इफ देयर इज एन पैरेलल शिफ्ट ऑफ द ऑफर कर्व फ्रॉम द यूएस एंड चाइना इन द अपवर्ड डायरेक्शन अमंग द सेम टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन, एक ही टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन के अंदर अगर ऑफर कर्व एक्सचेंज होता है दोनों में तो क्या होगा। then there is an a counter sorry contractions of the trade of the both the countries, contraction यानी कम हो जाएगा दोनों का ट्रेड, या there is an expansions of trade, of course यहाँ पे expansion हो जाएगा कि पैरेलल शिफ्टिंग बन रहा है तो ऐसे केसेस के अंदर आपका एक्सपांशन ही सही होगा। सो आंसर विल बी, आगे देख लेते हैं, लेकिन यूएसए रेसिप्रोकल डिमांड ऑफ चाइनाज गुड्स इज इंक्रीज, वो नहीं होगा, या फिर चाइनाज रेसिप्रोकल डिमांड फॉर द यूएसए गुड्स इंक्रीज, वो भी नहीं पॉसिबल है। So answer will be B. There is an expansions of the terms of USA and China. Next question हमारे पास है, assume the India specialization in electronic goods and Bangladesh specialization in jute. The offer curve of the India's is drawn from the x-axis and Bangladesh from y-axis. So price of the electronic falls due to advancement of the technology. यानी आप समझ रहे हो कि इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक चीज की प्राइस कम होगी। And India possess this benefits in the trade partners. Which of the following likely to be happen? क्या होगा इसके अंदर? That international terms of trade will be moved towards the y-axis. Y-axis की तरफ जाएगा, जो कि y-axis के ऊपर बांग्लादेश है। So offer curve of the Bangladesh will move toward the x-axis. Offer curve जो है x का वो x की तरफ आएगा, जो जहाँ पे आपका इंडिया मेंशन करता है। The offer curve of the India towards the y-axis. ऑफर कर्व जो है इंडिया का है वो y-axis की तरफ जाएगा, या फिर ऑफर कर्व ऑफ द इंडिया विल मूव टुवर्ड द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस की ओर जाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर ऑफर कर्व इंडिया की बात करें तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। सो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा कि बांग्लादेश वो इंडिया की तरफ आएगा, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट हमें क्या करना पड़ेगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी फेवर में हो जाएगा, जो कि 2:1 या फिर 2:1 हो सकता है 1:1 की जगह पे। तो ऐसे केसेस में ऑफर कर्व क्या होगा, एक्स एक्सिस यानी कि इंडिया की तरफ शिफ्ट होगा, मूव टुवर्ड द एक्स एक्सिस। सो बांग्लादेश का ऑफर कर्व एक्स एक्सिस की ओर मेंशन करेगा। सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑफ ऑल द थियरीज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड
the one that explain the recent development like liberalization, globalization and expansions of the world trade in the presented by, किसने ये इंटरनेशनल थियरी में एक्सप्लेन किया था लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन? एडम स्मिथ ने, स्पेलिंग मिस्टेक है सॉरी, डेविड रिकार्डो, हैक्सलर ओलिंग या फिर क्रुंगमैन? सो पाउल क्रुंगमैन तो जो थे उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक, तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, दैट इज पाउल क्रुंगमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a parallel downward shift in a long run cost curve of all the forms in the industrial cost due to, यानी अगर पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा लॉन्ग रन कॉस्ट का, यानी और लॉन्ग रन कॉस्ट का सबका कम हो रहा है, यदि सबकी कॉस्ट कम हो रही है तो वो कौन सा रीजन हो सकता है? इन द इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज कॉस्ट ड्यू टू इंटर सॉरी इंटर इकोनॉमिक्स, इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स या फिर एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स। सो आपका लॉन्ग रन पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है आपका, तो समझ लो यहाँ पे इंटरनल इकोनॉमिक्स काम कर रहा है, क्योंकि डिसइकोनॉमिक्स के अंदर लॉन्ग रन जो डाउनवर्ड फॉल होता है उसकी जगह पे अपवर्ड शिफ्ट होता है, यानी कॉस्ट बढ़ जाती है जब डिसइकोनॉमिक्स होता है। तो ये पहली तो चीज इंटरनली है और कम हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, तो इसके अंदर इंटरनल इकोनॉमिक का पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, what leads to the economics of the scale and according to the new trade theory, new trade theory के अंदर देखा जाए तो economics of scale क्या होता है? दैट इज फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, यानी जो सबसे पहले मार्केट में लॉन्च करता है उसको एडवांटेज मिलता है, मोनोपोली मार्केट होता है या फिर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है या फिर ऑप्शन ए एंड सी। सी, पहली चीज कि यहाँ पे मार्केट में जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है वो तो होता है, लेकिन कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा तभी फर्स्ट मूवर्स आएगा, यानी मोनोपोली तो पॉसिबल नहीं है। सो आंसर विल बी डी कि यहाँ फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिलेगा और कॉम्पिटिटिव मार्केट में ही मिलेगा। सो मोनोपोलिटिव कॉम्पिटिटिव मार्केट भी आएगा, सॉरी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सो आंसर विल बी डी, दैट इज ऑप्शन ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, let's identify the one which does not have the first mover advantage. फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसको नहीं मिलेगा? किसको नहीं मिला था? दैट इज डज नॉट हैव। तो माइक्रोसॉफ्ट को नहीं मिला, तो माइक्रोसॉफ्ट तो शायद उन्होंने फर्स्ट जो डेवलपर था जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया था तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला था। सेकेंड, एप्पल, एप्पल जो था उसने भी मार्केट में मोबाइल फोन्स लॉन्च किए थे तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले थे। फेसबुक ने भी ऐसे ही किया था, उसको फॉलो करके बहुत सारी इंस्टाग्राम वगैरह सब शुरू हुआ था। ओप्पो, ओप्पो जो था वो बाद में लॉन्च हुआ था तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं मिला था। सो कह सकते हैं कि उसके पहले बहुत सारी मोबाइल कंपनीज मार्केट में आ चुकी थी, सो ओप्पो को फर्स्ट एडवांटेज मूवर्स दैट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं मिला होगा। तो आंसर विल बी डी, दैट इज डी, ओप्पो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दैट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेम थियरी। एक ही थियरी का कोई पोर्शन कौन सा नहीं है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, एडवांटेजेस ऑफ 5G एंड नेटवर्किंग इफेक्ट। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के साथ ही आता है, वो थियरिकल पोर्शन है, एक थियरी है, और नेटवर्किंग इफेक्ट भी उसके अंदर ही आता है। सो एडवांटेजेस ऑफ 5G जो है वो इसके अंदर नहीं आता, सो आंसर विल बी सी, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ 5G। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलीपाइन स्पेशलाइज फुल्ली इन द लेबर इंटेंसिव राइस प्रोडक्शन, यानी वो लेबर इंटेंसिव से राइस प्रोड्यूस कर रहा है, बट एज द पॉपुलेशन कीप्स राइजिंग, उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इट स्टॉप एक्सपोर्टिंग द राइस। उन्होंने पॉपुलेशन क्या किया कि एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया क्योंकि देश में ही जरूरत थी टू द वर्ल्ड मार्केट, एंड इनफैक्ट स्टार्ट इंपोर्टिंग राइस टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड। और देश के अंदर ही लोगों को खाने के लिए कम पड़ जाता था तो उन्होंने इंपोर्ट करवाना शुरू कर दिया। In this situation, then explaining the diagrammatically, the rise on the y-axis, the following will be true. So the production bias will be the right on the consumption bias, that is consumption basis. The production bias will be on the x-axis. HO theory will be valid या फिर HO theory will be not valid. देखो यहाँ पे HO theory के अंदर आपको एडवांटेजेस के हिसाब से आपको क्या करना होगा, एक चीज का प्रोडक्शन आपको करना होगा। यहाँ पे राइस का ही प्रोडक्शन कर रहे हो लेकिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे एचओ थियरी तो एब्सोल्युटली यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। सो आंसर विल बी डी, दैट इज एचओ थियरी विल नॉट बी वैलिड। ओके, सो यहाँ पे डी आंसर रहेगा, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। सो ऐसे ही हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज आपने देखे होंगे।
हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।